Hello everyone, welcome to Eklavya Snatak. And in today's video, we are going to cover most important topics for your environmental science exam और थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 आपका सब्जेक्ट है। बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स दोनों के लिए ये सेम सब्जेक्ट रहता है सेमेस्टर 3 में। और मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लिश मीडियम में वीडियो होगी और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं आपके इस सब्जेक्ट से जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई ज़रूर करूँ। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। बायोडाइवर्सिटी जो है उसका मतलब होता है जो हमारा अर्थ है वहाँ पे मतलब आप ये समझ लो जो जितनी भी डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। अब डाइवर्सिटी क्या है, मीन्स वैरायटी। अब आपके पास अगर एक खाने की प्लेट है, उसके अंदर चपाती भी है, उसके अंदर आलू भी है, उसके अंदर राइस भी है, ठीक है, उसके अंदर अचार भी है, मीन्स वो एक थाली के अंदर बहुत सारी वैरायटीज है, मीन्स वो डाइवर्सिटी है। ऐसे ही हमारे अर्थ पे भी क्या होता है, अलग अलग स्पीशीज होती हैं, अलग अलग जानवर होते हैं, अलग अलग जो है मतलब जीन्स वाले लोग होते हैं। ये क्या है, डाइवर्सिटी होती है। बेसिकली हम 3 लेवल पर बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जितने भी प्रजाति के लोग होते हैं, जितने भी जो स्पीशीज होती हैं, उनमें जेनेटिकली कुछ अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं। आपने अगर देखा होगा जो डॉगी होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। कोई ब्लैक होगा कलर में, कोई ब्राउन होगा, तो किसी को इस तरीके से होगा, पैचेस होंगे। ये क्या है, इनके जीन्स हैं जो इनको इनके माँ बाप से मिले होते हैं, ठीक है। चाहे वो इनकी आंखें हैं या कुछ भी है। अगर इंसान है तो सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। किसी की नाक लंबी होगी, किसी के कान लंबे होंगे, तो किसी की नाक छोटी होगी, गोल होगी, किसी की आंख ब्लू कलर की होगी। ये सब क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है हमारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप देखोगे जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा आप देखोगे कि मतलब आप एनवायरमेंटल कंडीशंस को अडेप्ट कर पाओगे। आप ये जो चेंजिंग जो ये कंडीशंस हैं इसको आप समझ पाओगे। दूसरा होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब ये क्या है कि मान लो कोई तितली है, तो तितलियां सारी एक जैसी तो नहीं होती। अब एक तितली है थोड़ी अलग, भाई मतलब उसकी अलग प्रजाति की भी तितली होगी, दूसरी स्पीशीज होगी तितलियों की। ऐसे ही ये हर जानवर की अलग अलग प्रजातियां भी होती हैं। ये पांडा होता है, इसकी भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं। या जो सांप होते हैं, ठीक है, जो आपके स्नेक्स होते हैं उनकी मतलब अलग अलग प्रजातियां होती हैं। बंदरों की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, स्पीशीज होती हैं। ये स्पीशीज डाइवर्सिटी किसी भी एक एरिया में जो जितने भी जानवर रहते हैं उनकी डाइवर्सिटी को बताती है कि वो कितनी उनके अंदर अलग अलग स्पीशीज रह रही हैं। देन आती है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब ये हमारे अर्थ पे अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। और इकोसिस्टम क्या है, एक पूरा एरिया होता है, एक कम्युनिटी से बन जाती है जहां पे बहुत सारे जो है मतलब जीव जंतु आप कह सकते हो, बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स होते हैं। इकोसिस्टम जो है वो साइज में वेरी कर सकते हैं। किसी किसी जगह का इकोसिस्टम बहुत बड़ा होता है, कहीं पर छोटा सा इकोसिस्टम होता है। और मैं आपको बताऊं इकोसिस्टम भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, वेटलैंड वाला है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, या फिर आपका जो मरीन इकोसिस्टम है। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब अगर जो बायोडाइवर्सिटी को मेजर करना है तो उसके लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है अल्फा डाइवर्सिटी। इसका मतलब होता है किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, मान लो ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें से कोई ये स्पेसिफिक लोकेशन हमने ली और यहाँ पे जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी उसको देखना। फिर आता है बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग लोकेशन, मतलब बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कितनी है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, मीन्स अलग अलग लोकेशंस। फिर आता है गामा डाइवर्सिटी। इसका मतलब होता है एक बड़े रीजनल लेवल पर लार्ज एरिया को कवर करना, मींस अब ये पूरा एरिया आ जाएगा, इस पूरे में मेजर करा जाएगा। ये 3 चीजें याद रखिएगा। फिर अब हमारा अगला टॉपिक है एंडेंजर्ड स्पीशीज। हमारे भारत में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत खतरे में हैं, जिसमें सबसे पहला है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर जो है आप ये मान के चलो बहुत खतरे में है, क्योंकि जो इसका हैबिटेट है जहां पर ये रहते हैं वो धीरे धीरे ह्यूमंस की वजह से खत्म होता जा रहा है। ये जो टाइगर है इसकी जो मतलब ये स्पीशीज है ये भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। फिर है इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट भी खतरे में है बहुत ज्यादा। और एक चीज आपको कॉमन पॉइंट बता दूं,
इन सभी जो भी नाम लूंगा ना, इन सभी का हैबिटेट जो है वो खतरे में है, और जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसकी वजह से ये लोग मतलब धीरे धीरे गायब हो सकते हैं। सो आप ये कॉमनली हर पॉइंट में डाल सकते हो। स्नो लेपर्ड है, ठीक है, ये माउंटेन एरियाज में मिलता है इंडिया के नॉर्दर्न इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में, और ये भी अपने हैबिटेट लॉस की वजह से ही धीरे धीरे खतरे में है। और फिर एशियाटिक लायन है। एशियाटिक लायन बहुत ज़्यादा साउथ वेस्ट एशिया में पाया जाता था पहले, लेकिन अब ये हमारे जो गुजरात का गिर फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, वहीं पर ही बस है, ठीक है। सो ये भी बहुत खतरे वाला एक है जानवर। फिर है रेड पांडा। रेड पांडा जो है ये सिर्फ इंडिया में तो नहीं है, लेकिन रेड पांडा बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज में आने लगा है, क्योंकि धीरे धीरे कम होता जा रहा है दुनिया भर से, और वही रीजन है हैबिटेट लॉस वगैरह। और फिर आता है घड़ियाल। घड़ियाल क्या होता है? क्रोकोडाइल का ही एक मतलब समझ लो भाई, समझ लो भाई आप, मतलब क्रोकोडाइल की स्पीशीज में से आता है ये, और इसका भी हैबिटेट लॉस हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। आप जो डैम बनाते हो पानी के ऊपर, सो ये लोग पानी में ही तो रहते हैं, आप डैम बना दोगे तो इनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये कहाँ जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अब है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज जो धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं, सबसे पहला आता है इसमें लायन टेल्ड मकैक। सो ये जो है वेस्टर्न घाट्स में मिलता है आपका, ठीक है। हमारे साउथ इंडिया में जब आप जाओगे, सो ये जो वेस्टर्न घाट्स है हमारे, यहाँ पे आपको ये मिलेगा। और ये जो है ये मतलब आप समझ लो बहुत ही जल्दी इसका जो हैबिटेट का है वो डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है। जहाँ पर ये लोग रहते हैं ना, वो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। सो इसकी वजह से ये बहुत जल्दी खत्म हो सकती है, इनकी जो प्रजाति है। फिर आता है नीलगिरी टहर। नीलगिरी टहर भी वेस्टर्न घाट्स में मिलती है, ठीक है। और ये क्या है? एक माउंटेन एरियाज में रहने वाला ये जानवर है, ठीक है, नीलगिरी टहर, और ये भी खतरे में है। फिर है कश्मीरी स्टैग। ये क्या है? एक तरीके का हिरण होता है, इसको हंगुल भी कहा जाता है, ठीक है। ये लाल जो हिरण होते हैं उन्हीं की ही एक प्रजाति है, आप समझ लो, ठीक है, एक स्पीशीज है, और ये कश्मीर वैलीज में पाया जाता है, और ये भी धीरे धीरे एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लॉरिस। लॉरिस क्या है? इसकी भी कई सारी प्रजातियां होती हैं, कई स्पीशीज होती हैं, जैसे बंगाल स्लो लॉरिस, और भी बहुत सारे मतलब जो इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। एक जानवर ये ऐसा है जो बहुत खतरे में है, क्योंकि इसका ट्रेड वगैरह हो जाता है इलीगल। फिर है अंडमान वुड पिजन। अंडमान वुड पिजन जो है ये भी बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि इसका हैबिटेट जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप नोटिस करते जा रहे हो ना, जो पॉइंट मैंने बताया था कि हर जगह यही पॉइंट काम आएगा आपका कि हैबिटेट लॉस। फिर है निकोबार मेगापोड। निकोबार मेगापोड जो है ये निकोबार आइलैंड में मिलता है, और एक बर्ड है, और ये भी एंडेमिक स्पीशीज में आता है, खत्म होता जा रहा है, इसकी हंटिंग वगैरह ज़्यादा होती थी। फिर है इन सिट्यू एंड एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। ये क्या है? जब आप किसी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहते हो तो वो दो लेवल पर होता है। एक होता है इन सिट्यू। इन सिट्यू मीन्स जहां पर वो स्पीशीज रहती हैं उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में ही आप उनको बचाओ, मीन्स कहीं बाहर मत लेके जाओ, जिस एरिया में भी वो रह रहे हैं वहीं उनकी प्रोटेक्शन करो। और दूसरा होता है एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। इसका मतलब होता है आप स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाकर किसी दूसरे एरिया में उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हो। आप कोई बहुत बड़ा कोई बोटेनिकल गार्डन बना रहे हो, कोई बहुत बड़ा कोई आप फॉरेस्ट एरिया बना रहे हो ऐसा जहां पर वो रहेंगे, सो वो एक्स सिट्यू कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन में आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का मेन ये कानून बनाने का मतलब यही था कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना। जो हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सो सबसे पहला है रेगुलेशन। इसके अंदर पहला जो पॉइंट है वो ये बनेगा कि रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। मींस जितने भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं जो हमें जंगलों से मिल रहे हैं या जो हमें जीव जंतुओं से मिल रहे हैं, आप उसको यूज करने से पहले आपको अप्रूवल चाहिए होगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का। कोई भी इंसान है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कमर्शियल यूज करना चाहता है वो पहले अप्रूवल लेगा। फिर दूसरा है बेनिफिट शेयरिंग। ये एक्ट ये भी कहता है कि जो आप बायोलॉजिकल रिसोर्स यूज करोगे, उसको कमर्शियली जो भी यूज करोगे, आप उसका कुछ हिस्सा, कुछ शेयर दोगे लोकल कम्युनिटीज को, ठीक है, जो वहां की लोकल कम्युनिटीज है उनको बेनिफिट दोगे आप। तीसरा है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अब ये जो कानून बनाया इसी के तहत इसके अकॉर्डिंग एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई नेशनल लेवल पर, जो कि देखती है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को
बायोडाइवर्सिटी को और इक्वली सभी को बेनिफिट मिले, इस पे ध्यान रखती है। और सेम ऐसे ही हर स्टेट में एक बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी बनाया जाता है जो स्टेट लेवल पर यही सब काम करता है। फिर उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। ये जो कानून है ये आइडेंटिफाई करता है कि मतलब कौन सी वो एरियाज हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, उनको कैसे कंजर्व करना है, कैसे मैनेज करना है उन इंपॉर्टेंट एरियाज को। फिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, जो आप समझ लो जिनको आप जंगली लोग कहते हो या फिर जो ट्राइबल लोग हैं, तो उनका आपको पता है कि जो भाई उनका जो जितना भी वो हैबिटेट है जहाँ वो रहते हैं, ठीक है, वो अपने एरिया के अंदर रहते हैं, वहीं से ही लोग उन्हीं का ही सामान लेकर जाते हैं। सो उनको सही से प्रॉपर नॉलेज देनी चाहिए कि भाई हाँ कि आपको जो भी हम आपका यूज़ कर रहे हैं ये क्या है क्या नहीं है, उनको सही से बताना चाहिए। कहने का मतलब है कि ताकि मिसयूज़ ना हो मतलब किसी भी चीज़ का। फिर है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़। जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनको बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ कहा जाता है। इनका भी काम यही है कि भाई बायोडाइवर्सिटी को देखना, और जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं लोकल लेवल पर उनका ध्यान रखना। और पेनल्टीज़ भी होती हैं भाई, अगर आप वॉयलेट करते हो किसी भी प्रोविज़न को, सो आपको भाई जेल भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है पेनल्टी के रूप में। फिर है IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। अब IUCN क्या होता है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। ये इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक रेड लिस्ट तैयार करती है जो कि अलग अलग स्पीशीज की कैटेगरी बताती है, जिसमें पहली कैटेगरी है एक्सटिंक्ट। ये वो स्पीशीज हैं, अब क्या है कि नो इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज आर नोन टू एग्जिस्ट, मीन्स अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये वो कैटेगरी है। दूसरा है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ये वो स्पीशीज हैं जो कि ओनली आप ये समझ लो कि मतलब जो जंगली एरियाज हैं और जो मतलब वहाँ पे अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, आप ये समझ लो। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये वो हैं जो बहुत रिस्क पर हैं, जो बहुत खतरे में हैं, जंगली एरियाज के अंदर ये धीरे धीरे बहुत खतरे में आ रही हैं। फिर है एंडेंजर्ड, ये वो स्पीशीज हैं जो बहुत ही हाई रिस्क पर हैं लुप्त होने के, मीन्स एक्सटिंक्ट होने के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। फिर है वल्नरेबल, ये वो स्पीशीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का, इनको भी मतलब ये बहुत वल्नरेबल्स हैं, अगर इनको बचाया ही नहीं गया तो ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद है हमारा नियर थ्रेटेंड। ये वो स्पीशीज हैं जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल की कैटेगरी में आने वाली हैं, बहुत क्लोज हैं, अभी आई नहीं है बट आ सकती हैं। फिर है लीस्ट कंसर्न, ये वो स्पीशीज हैं जो करेंटली खतरे से बाहर हैं। फिर है डेटा डिफिशिएंट, ये वो स्पीशीज हैं जिनका अभी डेटा नहीं मिला है प्रॉपर। फिर है नॉट एवेल्युएटेड, ये वो स्पीशीज हैं जिनके बारे में अभी कोई रिसर्च ही नहीं हुई है। सो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो आपको याद रखनी है। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी कितने टाइप की होती है। सबसे पहला है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये क्या है, आपका जो एनवायरमेंट है आप उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करो, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको अच्छे से यूज करो, मिसयूज मत करो, और मेनली यही है कि कंजर्वेशन पे ध्यान दो, पॉल्यूशन वगैरह कम करो, कचरा कूड़ा कम फैलाओ। दूसरा है सोशल सस्टेनेबिलिटी, मींस जितने भी सोसाइटी में इंडिविजुअल्स रहते हैं कम्युनिटी में, सभी को सोशल जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले, ह्यूमन राइट सभी को मिले और कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, इसी को सोशल सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। फिर आता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ये क्या कहता है कि आप ये समझ लो कि आपकी जो प्रेजेंट नीड है वो पूरी हो जाए, आप अपना डेवलपमेंट कर लो, बट आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कुछ छोड़ दो। ऐसा ना हो कि आप अपने आज के डेवलपमेंट के चक्कर में आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ रिसोर्सेस ही ना छोड़ो। सो रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छे से करो, ये बताया जाता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब है जब लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं एवरेज वेदर पैटर्न में, मींस किसी भी एरिया का वेदर पैटर्न होता है कि हाँ यार यहाँ तो गर्मी ही ज़्यादा रहती है, हाँ यार यहाँ तो बारिश ही ज़्यादा होती है, या हाँ यार यहाँ तो सर्दी ही ज़्यादा रहती है। बट जब ये पैटर्न चेंज होने लगता है तो वो क्लाइमेट चेंज कहलाता है। और क्लाइमेट चेंज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आप जो फॉसिल फ्यूल जलाते हो, कोयला है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, या जो जंगलों को काटा जाता है डिफोरेस्टेशन, या जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जिसमें जितना ग्रीन हाउस गैसेस का
कन्वर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, कूड़ा करकट निकलता है फैक्ट्रियों से, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और जो प्राइमरी कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोस ऑक्साइड है, ठीक है, फ्लोरोनेटेड गैसेस हैं, ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और क्लाइमेट चेंज से ही आपका ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इससे ही क्या होता है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। फिर सी लेवल राइज हो रहा है। अब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर बर्फ होती हैं, अगर वो मेल्ट होंगी तो वो पानी बनेंगी, वो जाके कहाँ जाएंगी, सी में मिल जाएंगी, सी में मिलेंगी तो सी का लेवल बढ़ेगा। सो यही है। और फिर छोटे छोटे जो आइलैंड है वो डूब जाएंगे, जो छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं वो डूब जाएंगी, ये भी एक खतरा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हो रहा है। देन उसके बाद आता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा वेदर्स, आपको देखोगे कि वेदर में चेंज देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं तो बहुत हरिकेन्स आ रहे हैं, तूफान वगैरह, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉट्स, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर हीट वेव्स चल रही हैं गर्मियों में बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो जब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होगा, वेदर चेंज होगा, पैटर्न बदलेगा, सो वहां की जो स्पीशीज कुछ रहती हैं, जो प्लांट हैं, जो कि एक मतलब एक पर्टिकुलर उसके आदी हो चुके थे, तो वो जब चेंज होगा क्लाइमेट तो वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? एक ऐसी बारिश जो एसिडिक मानी जाती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के हाई लेवल्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आयंस के। और ये रेन की फॉर्म में भी आ सकती है, स्नो की फॉर्म में भी, और फॉग में भी, और इवन डस्ट की फॉर्म में भी आ सकती है, याद रखना। और जो पहला सोर्स, मतलब आप ये समझ लो, जो पहला कारण है एसिड रेन का, वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होना और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होना। जब आपके एटमॉस्फेयर पर ये दो चीजें जाएंगी, सो होगा क्या, ये रिएक्शन करेंगी वाटर वेपर के साथ में, और एक सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, और यही एसिड जब वापस बारिश के रूप में नीचे आएंगे धरती पर तो ये एसिड रेन बन जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि एसिड रेन के ये जो मैंने आपको बताया है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आता कहां से है। सबसे पहले तो आप जो फॉसिल फ्यूल्स जलाते हो, चाहे वो कोयला हो गया, पेट्रोलियम तेल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं। फिर है आप जो गाड़ियां चलाते हो, व्हीकल्स, वहां से भी फॉसिल फ्यूल्स निकल रहे हैं, और सॉरी फॉसिल फ्यूल्स को आप बर्न कर रहे हो, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकल रहे हैं। फिर है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, आपकी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मेटल को पिघलाया जाता है, केमिकली जो मतलब केमिकल्स जो बनाए जाते हैं जो कंपनी के या जो फैक्ट्री वगैरह में, और जो जितने पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड आपका आ रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओजोन लेयर डेप्लेशन। सो सबसे पहले तो आपको दिखाता हूं, ये हमारा अर्थ है, और इसके बाहर एक चारों तरफ एक लेयर होती है जो कि कहलाती है ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर ओजोन गैस से मिलकर बनी होती है, और ये लेयर क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का। किससे? जो यूवी रेज आती हैं हार्मफुल, जो सन की यूवी रेज होती हैं, उनको ये अर्थ पर आने से रोकती है ओजोन लेयर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस लेयर को ही खराब करने में लगे पड़े हैं। कैसे, समझाता हूं। ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पाई जाती है, और इसमें आप ये समझ लो कि बहुत ही ज्यादा ये वाइटल लेयर है हमारे अर्थ को बचाने के लिए, क्योंकि जो यूवी रेज आती है ना वो बहुत खतरनाक होती हैं। जो ओजोन लेयर का आप समझ लो सबसे प्राइमरी कॉज है, वो है कुछ हमारे मैन मेड केमिकल्स का रिलीज होना, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स जिन चीज़ों में होते हैं। ये आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो ग्रीन हाउस गैसेस निकालते हो, हेलेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये 3 से 4 चीज़ें हैं। ये जब आपके एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो बहुत ज़्यादा ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं, और ये सब्सटेंसेस आपके अलग अलग तरीके से निकलते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके जो रेफ्रिजरेटर और एसी होते हैं ना, इसमें से भी यही गैस निकलती है। जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें से भी यही निकलती है। जो आपके फोम होता है, शेविंग फोम, ठीक है, उसमें से भी यही निकलता है। जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें से भी यही निकलता है। सो आप सोचो हम डेली लाइफ में कितनी बार ये केमिकल रिलीज कर रहे हैं, और ये केमिकल्स जब आपके एटमॉस्फेयर में जाएंगे और जब आपके स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचेंगे, सो ये वहां पे ब्रोक डाउन हो जाते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, और फिर वो क्या होता है कि क्लोराइन और ब्रोमाइन एटम्स निकलते हैं, जो कि ये दोनों जाकर फिर ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब समझ आया आपको कि ये किस तरीके से आपका ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, ठीक है।
और एक सिंगल क्लोराइन और ब्रोमाइन का एटम थाउजेंड्स ऑफ दी ओजोन मॉलिक्यूल्स को आप समझ लो डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जब ओजोन के मॉलिक्यूल्स जो है इतने ज़्यादा डिस्ट्रॉय होंगे सो वो लेयर कहाँ से बचेगी। अब क्या होगा, जब ओजोन लेयर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगी सो यूवी रेडिएशन बढ़ता जाएगा। यूवी रेडिएशन बढ़ेगा सो आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर दिखेगा। स्किन कैंसर होगा, कैटरैक्ट्स मीन्स आंखों की प्रॉब्लम, ठीक है, इम्यून सिस्टम आपका खराब होगा। आपने देखा कभी जो सनस्क्रीन आती है, सन स्क्रीन पर क्या लिखा होता है, यूवी प्रोटेक्शन मीन्स यूवी रेज से प्रोटेक्शन। सो ये अगर ओजोन लेयर तो आपकी सबसे बड़ी सनस्क्रीन है पूरी दुनिया की, अगर वो ही हट जाएगी तो भाई लोगों का क्या होगा ये सोचो। एनिमल, प्लांट्स, आदमी, इंसान सब मर जाएंगे। मतलब मर क्या जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएगी खुद ही मर जाओगे। और फिर उसके बाद क्लाइमेट पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जब ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा सो क्लाइमेट के पैटर्न बदलेंगे, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप ये समझ लो क्लाइमेट चेंज होने लगेगा। और कई एफर्ट्स करे जा रहे हैं ओजोन लेयर को बचाने के लिए, जैसे कि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है 1987 की, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा है इसको कम करना। और इसका रिजल्ट ये निकला कि ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ा, ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लोगों ने माना। और धीरे धीरे इसका अब थोड़ा सा जो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हम निकालते हैं इसको हम थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। सो असर तो हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया था, जैसा नाम से पता चल रहा है कि जो जंगली जानवर होते हैं तो उनको बचाने के लिए ये बनाया गया था। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये एक्ट सबसे पहले तो जो जंगली जानवर होते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है, स्पीशीज को। जैसे शेड्यूल 1, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2, शेड्यूल 2 ये सबसे ज़्यादा जो है मतलब ये मतलब माना जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है इनको। जो मतलब ये मतलब अलग अलग कैटेगरीज पार्ट रखी है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ठीक है, जिसमें अलग अलग जानवर आते हैं। फिर है हंटिंग के ऊपर पूरा बैन है। ये सबसे बड़ा कानून है जो कि हंटिंग पे बैन लगाता है। शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, यहाँ पे लिखा है कि अगर आप इन जानवरों की हंटिंग करते हो सो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए सबसे पहले तो। सॉरी, लाइसेंस नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल मनाही है, लेकिन अगर आप शेड्यूल 3 और 4 के जानवरों की हंटिंग करते हो सो उसके लिए आपको लाइसेंस होना चाहिए। ये पहले वाले तो बिल्कुल नहीं करने भाई, इसके ऊपर तो बिल्कुल बैन है। फिर है प्रोटेक्टेड एरियाज। ये जो कानून है ये गवर्नमेंट को ये पावर देता है, मतलब बताता है कि कुछ एरियाज को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाओ। मीन्स एक बहुत बड़ा एरिया जंगल सा बनाओ जहाँ पर जानवर सुरक्षित रह सकें, प्रोटेक्टेड रह सकें, जहाँ कोई आए ना। फिर रेगुलेशन ऑफ ट्रेड। होता क्या है, ये कानून कुछ इलीगल ट्रेड पर भी रेगुलेशंस लगाता है। जैसे कुछ जानवरों का ना व्यापार होता था, सांप हो गया या सांप की चमड़ी हो गई या और जानवरों की कोई चमड़ी हो गई, ठीक है, और उनको फिर वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाते थे बेचकर। सो अब ये चीज़ें बैन कर दी गई हैं। कोई भी आप ऐसे स्पीशीज को जो है ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते। पेनल्टीज हैं भाई, अगर आप करते हो तो सीवियर पेनल्टी हो सकती है। हंटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप किसी जानवर को मार देते हो। आपने सुना होगा सलमान खान आज तक भटक रहे हैं भाई, मतलब कोर्ट के वहाँ पे जो ब्लैक बक का शिकार किया था, और आज तक भी वो पीछा नहीं छूटा उनका। तो ये समझ लो कि अगर आपने कुछ गलत किया है और कोई ऐसी स्पीशीज को आपने मारा जो कि बैन है तो भाई आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। आप कभी नहीं, मतलब पूरी ज़िंदगी भर परेशान ही होते रहोगे। फिर उसके बाद आता है अमेंडमेंट्स। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टाइम टू टाइम अमेंड भी होता रहा है। मीन्स इसमें जो कुछ कमी पेशी थी उसको दूर कर कुछ नया इसमें ऐड किया गया। फिर है वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया। ये क्या है कि एक सेंट्रल जू अथॉरिटी होगी, ठीक है, जो पूरे नेशनल लेवल पर होगी, और एक स्टेट जू अथॉरिटी होगी जो हर स्टेट के अंदर होगी, जो कि वाइल्ड लाइफ जो मतलब बोर्ड्स वगैरह होंगे बनाएगी। और यही है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैसे होगा इसके ऊपर पॉलिसीज वगैरह बनाएगी, ये काम है इसका। नेक्स्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून था। पहला इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वाटर पॉल्यूशन को रोकना, ठीक है, और इसके लिए जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए हैं, ठीक है, और ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट लेवल पर भी है, सेंट्रल लेवल पर भी है, दोनों लेवल पर है। फिर है वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल। ये एक्ट जो है ये बताता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होंगे जो स्टैंडर्ड बनाएंगे
कि भाई मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए पानी के पोल्यूशन को बचाने के लिए, ठीक है। और कितना आप जो है पानी के अंदर पॉल्यूटेंट्स डाल सकते हो, कितनी लिमिट होगी, परमिशन मतलब कितनी आपको परमिशन मिलेगी, कितना आप कर सकते हो गंदा। फिर है पावर टू इंस्पेक्ट, जो आपके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पे, कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जब मर्जी उनको लगता है, जब मर्जी वो चेक करने जा सकते हैं कि आप जो आपका प्लांट लगा रखा है आपने, जो आपकी फैक्ट्री है, वो क्या पानी को बहुत ज़्यादा जो है मतलब ऐसा तो नहीं कर रही है कि मतलब ख़राब कर रही है या क्या कर रही है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है, ये कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं अधिकारी इसके। रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ये एक्ट क्या कहता है कि आप जो कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ते हो, डिस्चार्ज करते हो आपकी फैक्ट्री से या प्लांट से, जो बहुत मतलब एक्सेस में छोड़ रहे हो, जो कि आप ये समझ लो कि पानी के अंदर या कुएं के अंदर या लैंड में आप छोड़ रहे हो, सीवर्स में, जो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं, सो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है इस एक्ट में। फिर है पेनल्टीज, अगर आप नहीं मानोगे ये सारी बातें, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इनको नहीं मानेगी और जैसा ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है, सो आपको जेल हो सकती है और आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। फिर है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये आपका एनवायरमेंट बचाने के लिए बनाया गया था कि भाई इसके लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार कुछ ना कुछ स्टेप्स लेती रहती है एनवायरमेंट पॉल्यूशन को रोकने के लिए। सो ऑब्जेक्टिव इसका मेनली यही है कि यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेकर स्टॉकहोम के अंदर जून 1972 में। सो यहीं से ही इंस्पायर होकर हमारे सरकार ने एक कानून बनाया था 1986 में। सो इसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है। और ऐसे ही स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बनाया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि भाई वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, मींस वो स्टैंडर्ड सेट कर सकती है, कितना आप पॉल्यूशन कर सकते हो एक लेवल पर, क्या क्या कर सकते हो, और जितने भी आपके खतरनाक सब्सटेंसेस होते हैं उनको रेगुलेट कर सकता है ये एक्ट। क्योंकि इसमें ये बताया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसे नेसेसरी मेजर्स ले सकती है कि जो कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको आप सही तरीके से डिस्पोज करो, ये नहीं कहीं भी आपने अपना कूड़ा करकट फेंक दिया। और पेनल्टीज भी हैं भाई, अगर आप ये सारे एक्ट्स को नहीं मानोगे सो आपको फाइन भी देना पड़ सकता है, आपको जेल भी हो सकती है और दोनों चीजें भी हो सकती हैं। सो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे होती है। सबसे पहला है बर्थ रेट। सो जब अगर ये समझ लो द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स 1000 पीपल इन अ गिवन ईयर अफेक्ट्स पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर एक साल के अंदर 1000 मतलब आप ये समझ लो पर 1000 बच्चों पर जितना ज्यादा बर्थ रेट होगा कि मतलब 1000 में से कितने बच्चे जी रहे हैं, अगर हायर रेट होगा सो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, ठीक है। अगर लो बर्थ रेट होगा तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। फिर दूसरा है आपका डेथ रेट। ये क्या है कि यही है कि डेथ्स भाई पर 1000 पीपल पर कितनी डेथ हो रही है, अगर डेथ रेट कम होगी सो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, डेथ रेट ज्यादा होगी सो पॉपुलेशन स्लो होगी। फिर है फर्टिलिटी रेट। अब फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि बच्चे पैदा तो हो रहे हैं लेकिन वो कितने जिंदा हैं उनमें से, मतलब आप ये समझ लो कि फर्टिलिटी रेट रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ विमेन ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, कि उसके जो भी रिप्रोडक्टिव ईयर्स रहे हैं जो उस विमेन के, उनमें वो कितने जिंदा बच्चों को जन्म दिया उसने। और अगर जितना ज्यादा हाई फर्टिलिटी रेट होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज्यादा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक फैक्टर आपका और आता है यहाँ पे, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर आपका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा, साफ सफाई अच्छी होगी, ओवरऑल कंडीशंस अच्छी होंगी, सो आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी और आप लंबा जियोगे, सो भाई आपकी पॉपुलेशन में भी ग्रोथ होने लगेगा अगर सभी लोग जिंदा रहेंगे ज्यादा समय तक। फिर है मेडिकल एडवांसेस। अब कई हमारे मेडिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, जैसे नई नई वैक्सीन आ रही है, एंटीबायोटिक्स और कई दवाइयां आ रही हैं जिससे कि हमारे मोर्टेलिटी रेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है, खासकर इन्फेंट्स और बच्चों में जो पहले मतलब मर जाया करते थे। माइग्रेशन माइग्रेशन एक और कॉज है बहुत बड़ा। जब आप दिल्ली में रहते हो और आप मुंबई जा रहे हो सो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ाओगे आप, और अगर आप मुंबई रहते हो आप कोलकाता जा रहे हो, कोलकाता की पॉपुलेशन बढ़ाओगे, सो माइग्रेशन से भी आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। सो आपकी जब पॉपुलेशन बढ़ेगी सो इसका एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा,
सबसे पहले जो रिसोर्सेज हैं वो कम होने लगेंगे। भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, पानी है, लैंड है या एनर्जी है, रॉ मटेरियल्स हैं, ये टाइम के साथ मतलब खत्म होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। और डिफोरेस्टेशन बढ़ रहा है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से लोग अपना घर बनाते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड उनको चाहिए, सो उसके लिए फैक्ट्रियां भी उनको चाहिए, सो उस जमीन को वो क्या कर रहे हैं कि जंगलों को साफ करके ले रहे हैं, मींस जंगल फॉरेस्ट को पूरा कट कर रहे हैं और उसके ऊपर फैक्ट्रियां बना रहे हैं, उसी के ऊपर अपने घर बना रहे हैं, उसी के ऊपर अपने एग्रीकल्चरल लैंड बना रहे हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। देन उसके बाद आता है पॉल्यूशन। अब ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा उनका जो है भाई इंडस्ट्रियल आप क्या होगा वेस्ट निकलेगा, एग्रीकल्चरल वेस्ट होगा, सॉलिड वेस्ट ज्यादा होगा, ज्यादा पॉपुलेशन होगी, सो भाई उसकी वजह से आपका एयर पॉल्यूशन होगा, ज्यादा गाड़ियां चलेंगी, वाटर पॉल्यूशन होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा, मींस हर तरीके से दिक्कत ही दिक्कत है। फिर है क्लाइमेट चेंज। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी, सो उससे होगा क्या कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। और ये कैसे बढ़ती हैं? जब आप फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हो और जब आप डिफोरेस्टेशन करते हो, सो क्लाइमेट चेंज भी होगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। फिर उसके बाद है ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रेशर आएगा कि वो एक डॉक्टर कितने लोगों को देखेगा एक टाइम पर, ठीक है। और दूसरा है माल न्यूट्रिशन। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी सो फूड प्रोडक्शन तो उतना ही है ना भाई, वो थोड़ी एकदम से बढ़ जाएगा। सो ऐसे में क्या होगा, खाने की कमी होगी, खाना नहीं मिलेगा तो माल न्यूट्रिशन होगा। और जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां तो दिक्कत और ज्यादा है। फिर है वाटर स्कैरसिटी। भाई अगर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी सो उसके हिसाब से पानी की डिमांड भी आपकी बढ़ने लगेगी और इससे पानी की कमी होने लगेगी। और यही है कि फिर पानी वाले डिजीजेस भी होंगे अगर आप गंदा पानी पियोगे। अगला टॉपिक है सीएनजी इनिशिएटिव इन दिल्ली। सो दिल्ली के अंदर बहुत एयर पोल्यूशन रहता है और यहाँ पे सीएनजी का आना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी इस प्रॉब्लम को कम करना। क्योंकि सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या करा, सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सीएनजी पंप बनाए, ठीक है, सीएनजी फिलिंग स्टेशंस बनाए जो ऐसे होते हैं। जितने ज्यादा सीएनजी फिलिंग स्टेशंस होंगे उतने ज्यादा लोग सीएनजी पर आसानी से आ पाएंगे। फिर उसके बाद लोगों को एनकरेज किया गया कि अब सीएनजी व्हीकल्स वाली गाड़ियां लो, मींस जिससे कि क्या होगा, आपको सब्सिडीज देंगे, हम कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स देंगे, आपको टैक्स कम लगेगा, सो आप सीएनजी वाली गाड़ियां लो। देन उसके बाद है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करो। इनिशिएटिव लिया गया कि आप जो है अपने जो है टैक्सीज वगैरह को छोड़कर, सॉरी अपनी पर्सनल गाड़ियों को छोड़कर जो है बस पे आ जाओ, टैक्सी पे आ जाओ, सीएनजी वाली गाड़ियों पे आ जाओ। फिर है अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज्यादा चलाई है गवर्नमेंट ने कि भाई मतलब हमें सीएनजी क्यों जरूरी है, कैसे हमारे दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है, हम जो पेट्रोल वाली गाड़ियां डीजल वाली गाड़ियां चलाते हैं इससे कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था हमारे इंडिया में 1970s का। और चिपको वर्ड का मतलब होता है हक करना, किसी चीज से चिपकना। सो इसका मतलब है जब ये चिपको मूवमेंट चल रहा था तो जो जितने भी लोग होते थे वो पेड़ों को हक कर लेते थे, जो ट्रीज होते थे उसको वो लोग हक करते थे उनको कटने से बचाने के लिए। और ये मूवमेंट आपका उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था और जो हिमालयन एरिया में आता है, जो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश हुआ करता था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि बैकग्राउंड क्या है। ये मूवमेंट जो है आपका ये क्यों हुआ था कि डिफोरेस्टेशन के अगेंस्ट, कि आप जंगल से पेड़ नहीं काट सकते कमर्शियल यूज के लिए। सो इन लोगों ने, वो लोकल कम्युनिटीज के जो थे, उन्होंने पकड़ लिया पेड़ों को, हक कर लिया। और ये मूवमेंट जो है ये समझ लो कि जो विलेजर्स होते थे वो हक कर लेते थे ट्रीज को और उनको कटने नहीं देते थे। ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बाकी लोगों ने भी इनसे सीखा। और इनके लीडर्स बहुत अच्छे थे, जो वहाँ की लोकल विमेन थी वो भी शामिल थी, ठीक है। इसमें से सुंदरलाल बहुगुणा है और चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, ये 2-3 ऐसे नाम हैं जो कि इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। अब इनका मेथड यही होता था, जो भी ये चिपको आंदोलन में आते थे मेनली विमेन ज़्यादा होती थी इसके अंदर, इनका नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का तरीका होता था। ये सीधा जाकर हक कर लेते थे पेड़ों को, कहते थे पहले हमें काट दो उसके बाद पेड़ काटना, और इससे वो चले जाते थे पेड़ काटने वाले। अब हुआ क्या, चिपको मूवमेंट को बहुत बड़ी सक्सेस मिली और अवेयरनेस ये फैलाने में सक्सेसफुल रहा और सरकार ने अपने डिसीजंस बदले भी। और ये मूवमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के ऊपर, और इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में भी कई ऐसे मूवमेंट्स चले, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सोशल मूवमेंट था इंडिया का, जो कि 1980s और 1990s में था। ये मेनली इसलिए हुआ था, जो नर्मदा रिवर है उसके ऊपर बड़े बड़े डैम्स वगैरह ना बनाए जाएं, इसके ही लिए ये आपका आंदोलन था, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं,
कि इसमें भी काफी लोग शामिल होते थे और उनका भी जो प्रोटेस्ट करने का तरीका होता था वो काफी ज्यादा नॉन वायलेंट ही था शुरुआत में तो। और मेनली क्या है कि एक सरदार सरोवर डैम है, ठीक है, और बहुत बड़ा डैम है ये, आप समझ लो, जो मतलब नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। सो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में ये है कि जो भाई नर्मदा रिवर है, बहुत बड़ा रिवर है, उसको हम इरिगेशन के लिए यूज करेंगे, पावर बनाने के लिए यूज करेंगे और पीने के पानी के लिए यूज करेंगे। सो इसके ऊपर कई सारे छोटे बड़े हम डैम बनाने वाले हैं। सो ये डैम बनेंगे तो ना इससे कुछ मतलब चीजें नेगेटिव भी होंगी, ठीक है, पॉजिटिव तो आपको दिख रही हैं, अब मैं नेगेटिव बताता हूँ। सबसे पहला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जो वो नर्मदा वैलीज के आसपास के लोग रहते हैं, बड़े बड़े डैम बनेंगे, सो उन ट्राइबल कम्युनिटीज को इधर से उधर कर दिया जाएगा, जो फार्मर्स रहते हैं वहाँ पे। और उससे क्या होगा कि भाई उनको कंपनसेशन भी पूरा सही से नहीं मिलेगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, जब आप बड़े बड़े डैम बनाओगे उसमें बड़ा बड़ा कंक्रीट लगेगा, सीमेंट लगेगा, वो सारा फिर कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा, केमिकल, जो पानी वाले जो बायोडाइवर्सिटी है आपकी वो उसका लॉस होगा, जो मछलियाँ हैं, जो पानी वाले जो जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे। फिर है सोशल इनजस्टिस। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कहता है कि जब ये डिस्प्लेसमेंट का प्रोसेस होगा, जब इधर से उधर इन लोगों को भेज दिया जाएगा, सो इनका अपनी जमीन से जो प्यार है, जो इतने सालों से ये रह रहे हैं, ये तो यार इनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा ना। और जो वापस उनको जहां बोला जा रहा है कि आपको ये जगह छोड़कर दूसरी जगह पर घर दिया जाएगा, वो घर भी प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा सभी को। सो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, उनको एडिकेट कंपेंसेशन भी नहीं दे रही थी सरकार, इस वजह से ये आंदोलन चला। और ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इन्होंने प्रोटेस्ट करी अपनी, जितने भी लोग होते थे, और हंगर स्ट्राइक्स करते थे और डेमोन्स्ट्रेशंस ये लोग करते थे और पीसफुली सब कुछ होता था, सपोर्ट लेते थे ये लोग पब्लिक की, और इंटेलेक्चुअल्स लोग इसमें शामिल रहते थे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल लेवल पे इनको सपोर्ट कर रही थी। सो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके का सपोर्ट इनको मिला। हुआ क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन को पूरा तो ये भाई नहीं सक्सेसफुल हो पाए कि ये डैम वगैरह बनाने से एकदम ही रोक दें, लेकिन क्या है कि जो इनका मतलब जो जो इन्होंने किया उससे बहुत बड़े लेवल पर इनको अटेंशन मिला और अवेयरनेस फैलाई इन लोगों ने। और ये जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज हैं, बेसिकली इनके राइट्स के ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाई और इनका कुछ फ़ायदा ज़रूर करवाया। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या है, इंडिया में आता रहता है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स की जब मूवमेंट होती है तो अर्थक्वेक आता है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, हमारा जो अर्थ होता है, जो लैंड है, वो बेसिकली प्लेट्स में डिवाइडेड है। ये जो प्लेट है ये क्या है, जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है और ये मूवमेंट करती है धीरे धीरे। सो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएंगी, सो उनमें वाइब्रेशन होगा, वही आपका अर्थक्वेक होता है। और होता क्या है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है हमारा, वो एक बड़ी प्लेट का पार्ट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, ठीक है, जो कि यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है। और जब ये टकराएगी तो इसी की वजह से आपका भूकंप या अर्थक्वेक आता है, और अर्थक्वेक आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा फिर सब कुछ। अब इसके बाद क्या है, कुछ सबडक्शन जोन होते हैं, जैसे जावा ट्रेंच, ये जो हमारा इंडिया है इसके नीचे इंडियन ओशियन है, और ये इस तरीके पे यहाँ पे है जावा ट्रेंच। ये जो एरिया है ना भाई जावा ट्रेंच का, ये वो एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट होती हैं और उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, कभी कभी यहाँ से सुनामी भी उठ जाती है। फिर है वोल्केनिक एक्टिविटीज़, जो आपके ज्वालामुखी होते हैं, जब वो वोल्केनोज ब्लास्ट होते हैं तो उससे भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। देन ये देखो, ये आपका जावा ट्रेंच है जो मैं आपको दिखा रहा था। अब यहाँ से भाई अगर कुछ होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स अगर टकराएंगी, ठीक है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पूरी ये वाली है, अगर ये टकराएगी तो क्या होगा भाई, बहुत कुछ हो जाएगा। अब ग्राउंड शेकिंग, सबसे पहले तो आपकी जो धरती हिलने लगेगी, बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, ब्रिजेस गिर जाएंगे, सारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, डैम्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, भाई ये सब आपका तबाह हो जाएगा। आपकी जो डेली लाइफ है वो पूरी खत्म हो जाएगी, समझ लो। लैंडस्लाइड्स होने लगेंगे, जब आपका अर्थक्वेक आता है ना तो लैंडस्लाइड्स भी हो सकते हैं, जो माउंटेन वाले एरियाज होते हैं वहाँ पर। सुनामी आ सकती है, अगर समुद्रों में अर्थक्वेक आता है तो वो सुनामी का रूप ले लेता है, और वो सुनामी जो है फिर वो कोस्टल एरियाज में जाएगा पानी, तो वहाँ पर फ्लड आ जाएगा। फिर उसके बाद है आफ्टर शॉक्स, जब बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं तो छोटे छोटे ट्रेमर्स भी आते रहते हैं, जिनको आफ्टर शॉक कहा जाता है। ये झटके, भूकंप के झटके आते रहते हैं। और पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट भी होता है, जब अर्थक्वेक आता है किसी एरिया पे, सभी लोग वहां से छोड़कर भागने लगते हैं, किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। सो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अब अगला टॉपिक है हमारा फ्लड।
फ्लड क्या है? बाढ़ का आना। फ्लड के कुछ कॉजेज हैं इंडिया में, जैसे मॉनसून रेनफॉल। जब मॉनसून की बारिश होती है और बहुत हैवी बारिश हो जाती है जून से सितंबर के बीच में, सो उसकी वजह से बाढ़ आ सकती है। और कुछ एरियाज होते हैं जैसे गैंगेटिक प्लेन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगातार जो नदियाँ वगैरह बहती रहती हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ड्रेनेज सिस्टम की वजह से भी बाढ़ आ सकती है। और ये ऐसा दिखता है फिर कुछ, जब बाढ़ आ जाती है तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद है रिवर का ओवरफ्लो। जैसे हमारे देश की कुछ मेजर रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इसमें जब एक तो ये नदी बहुत बड़ी है और ऊपर से अगर इसमें हैवी रेनफॉल हो जाए तो इनका लेवल बढ़ जाता है नदी का। जैसे दिल्ली में यमुना का लेवल बढ़ा था तो क्या हुआ था? दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। ऐसे ही इनमें भी होता है। डेफोरेस्टेशन, अगर आप जंगलों को काटोगे सो आप जो है रेनफॉल को जो वो एब्जॉर्ब करता है, जो जंगल जो उनकी रूट्स होती हैं पेड़ पौधों की, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, स्लो डाउन कर देती हैं बारिश को। आप अगर पूरा जंगल ही साफ कर दोगे तो वो पानी रुकेगा ही नहीं कहीं पर भी, वो पानी बाढ़ की तरह मतलब फ्लड की तरह बहता हुआ चला जाएगा। अर्बनाइजेशन एंड पुअर ड्रेनेज, अगर आप जल्दी से जल्दी रैपिड अर्बनाइजेशन करोगे बिना कोई प्लानिंग करे, ड्रेनेज सिस्टम खराब होगा, सो इसकी वजह से भी आपकी बाढ़ आ सकती है कभी भी। और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बाढ़ आती है, कभी कभी रेनफॉल बहुत कम होती है तो कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, हम पूरे प्रिपेयर भी नहीं होते। और जब बाढ़ आएगी तो क्या इफेक्ट होंगे इसके? आपकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जान माल की हानि होगी आपको। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आपको अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ेगा, भाई पानी में थोड़ी ना सोओगे, आपको शेल्टर ढूंढना पड़ेगा, आपको रिलीफ कैंप्स में जाना पड़ेगा। फिर एग्रीकल्चरल डैमेज होगा, जो आपके खेत खलियान है वो सारे डूब जाएंगे, आपकी सारी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डैमेज हो जाएगा, रोड वगैरह सारे खराब हो जाएंगे, ब्रिज वगैरह भी टूट जाते हैं बाढ़ आने से, और सारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब, कम्युनिकेशन नेटवर्क वगैरह सब रुक जाएगा, और पानी वाली बीमारियां होंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और फ्लड्स की वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, पानी का पॉल्यूशन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और जो हमारे जो लाइव स्टॉक्स होते हैं, मीन्स जो हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं, जो हमारी गाय हैं, भैंस है, बकरी है, वो बेचारे अपने आप को बचा भी नहीं पाते, अगर बाढ़ आ जाती है तो वो बेचारे, उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या है? कि भाई इंडिया का एक ऐसा मतलब पूरा वो है, ऐसी बनावट है जहाँ पे हमारे कुछ हिली एरियाज भी होते हैं, जहाँ पर स्लोप्स वगैरह होते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा मतलब लैंडस्लाइड वगैरह होना बहुत कॉमन है, जो हिली एरियाज होते हैं। सो अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाती है कभी कभी, सो मॉनसून के टाइम पर क्या होता है, लैंडस्लाइड्स बहुत ट्रिगर हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्लोप होते हैं हमारे यहाँ से खिसकने लगते हैं, जो चट्टाने वगैरह, हिली एरियाज, खासकर वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, हिमालयाज का एरिया है, वहाँ लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा होते हैं। और लैंडस्लाइड कुछ ऐसा दिखता है, बारिश के टाइम पर, मानसून के टाइम पर ये लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं, भूस्खलन। फिर है अर्थक्वेक्स, अगर अर्थक्वेक आता है, बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं हिमालयन एरियाज के अंदर। और डेफोरेस्टेशन की वजह से भी आपके लैंडस्लाइड्स होते हैं। आप ये सोचो, अगर कोई पहाड़ी है, उसके ऊपर पेड़ हैं बहुत सारे, तो एकदम से वो नहीं खिसकेगी जो भी चट्टाने वगैरह हैं, क्योंकि वो रूट्स वगैरह पकड़ के रखती है उनको। अगर आप सारे पेड़ वेड़ सब काट दोगे, भाई प्लेन हो जाएगी एकदम, वो जो ढलान है उसकी स्लोप है, सो क्या होगा भाई, उससे कभी भी हो सकता है आपका लैंडस्लाइड, वीक हो जाएगा वो पूरा एरिया। अर्बनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, आप अगर हिली एरियाज के ऊपर ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जिससे कि आपका जो मतलब नेचुरल बैलेंस बिगड़ रहा है वहां का, हिली एरियाज का, सो उससे भी लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। फिर है माइनिंग एंड क्वेरिंग, आप मिनरल्स निकालने के लिए माइनिंग वगैरह एक्टिविटीज करते हो, इसकी वजह से भी कभी कभार क्या होता है, खुदाई करते हुए, माइनिंग करते हुए भी लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। लैंडस्लाइड से होता क्या है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस होता है, मींस हो सकता है कई लोग मारे जाएं, दब के मर जाएं उसमें, या कईयों की प्रॉपर्टी उसमें, घर वगैरह टूट जाते हैं। और कभी कभार आपको डिस्प्लेसमेंट्स का सामना करना पड़ता है। जब लैंडस्लाइड होगा भाई वहीं थोड़ी बैठे रहोगे, आपको भागना पड़ेगा कहीं, टेम्परेरी आपको रिलीफ के लिए जाना पड़ेगा शेल्टर वगैरह में। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पूरा डैमेज हो जाता है। अब आपको जैसे मैंने ये फोटो दिखाई थी, ये लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा रोड वोड सब टूट जाएगा, कुछ समय के लिए सब कुछ इंटरप्ट हो जाएगा, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट पड़ता है, लैंडस्लाइड्स की वजह से जो आपकी जो खेती होती है वो पूरी बरी हो जाएगी, उसके ऊपर पूरा मलबा मलबा सा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, लैंडस्लाइड्स होते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा
कि बहुत ज़्यादा आपका जो कचरा है वो पानी में जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से होगा क्या कि वो पानी फिर पॉल्यूट हो जाएगा। सो आपके एनवायरनमेंट पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है लैंडस्लाइड्स का, क्योंकि वो रिवर में पानी जाएगा। अगर भाई ऊपर से चट्टान से टूटा है, रिवर में जाके गिरेगा, उसका सारा मलबा पानी में चला जाएगा, डेब्रिस। फिर उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज। लैंडस्लाइड्स की वजह से पानी का रास्ता ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। और एक तरीके से कोई नदी बह रही है और कोई बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो गया, बीच में वो रास्ता रुक गया, वो पानी नदी का भाई इधर उधर निकल जाएगा, उससे और ज्यादा खतरा हो सकता है आसपास के एरियाज में। फिर है हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। लैंडस्लाइड की वजह से बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है, आपको बीमारियां फैल सकती हैं उस एरिया के अंदर। वाटर रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।